गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन समास पढ़ेंगे। देखिए, समास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि व्याकरण ज्ञान हर जगह काम देता है। ये समास प्रकरण कक्षा 6 से लेकर 12 तक इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषकर कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का क्वेश्चन समास से संबंधित पूछा जाता है। अतः इस समास के टॉपिक को ध्यान से देखें और मनन करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समास कक्षा 6 से 12 तक ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मान लो रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सभी में समास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समास व्याकरण ज्ञान का जो टॉपिक है हर कक्षा हर प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अपन बात करते हैं समास की परिभाषा। तो देखिए स्टूडेंट, समास शब्द है सम प्लस आस के योग से बना है। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, जिसकी बदौलत उनका व्याकरण ज्ञान पिछड़ जाता है। आज मैं समास का जो टॉपिक है आपको इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आप कभी जीवन में समास से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसको हल कर सकते हैं आराम से, आसानी से। वो आसान तरीके से आपको समास पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि समास की परिभाषा। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, इसका समास हो जाएगा माता पिता। जैसे माता और पिता, इसका समास होगा माता पिता, और इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। देखिए, बहुत बार ये दिक्कतें आती हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों को पास पास लाते हैं, वो तो होता है समास। और दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, वो होता है समास विग्रह। जैसे मान लो माता और पिता, ये समास है, माता और पिता ये समास विग्रह हो गया। और जब समास करते हैं तो बीच का जो शब्द होता है उसका लोप हो जाता है, और का लोप हो गया और शब्द बन गया माता पिता। आगे बढ़ते हैं अब। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं।
समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें पूछ लिया जाता है कि समास के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो इसका आसान तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों का मैं नाम लिख देता हूँ आपके सामने। 1 नंबर है अव्ययी भाव समास। 2 नंबर है तत्पुरुष समास। 3 नंबर है कर्मधारय समास। 4 नंबर है द्विगु समास। और 5 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। 6 नंबर है बहुव्रीहि समास। इस तरह स्टूडेंट ये समास के मुख्य 6 भेद हैं वो आपके सामने हैं। 1 नंबर पे अविभाव समास, 2 पे तत्पुरुष समास, 3 पे कर्मधारय समास, 4 पे द्विगु समास, 5 पे द्वंद्व समास और 6 पे बहुव्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास की परिभाषा सभी स्टूडेंट लिखते जाएं, नोट करते रहें। सबसे पहले अव्ययीभाव समास की परिभाषा मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। इस समास की जो विशेषता है 1 नंबर डाल के आप लिख लीजिए। विशेषता इस समास की, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास है, इसकी परिभाषा आ रही है। इस तरह आप टॉपिक बना के इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सटीक परिभाषा है, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पहला पद, फर्स्ट पद प्रधान होता है। दूसरी बात है, इस समास में समस्त पद अव्यय से युक्त होता है। फर्स्ट बात अपन पढ़े, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। सेकंड है, इस समास में समस्त पद अव्यय से युक्त होता है। पूरा पद है ना, वो अव्यय से युक्त होता है। तीसरी बात है उपसर्ग, उपसर्ग से युक्त शब्दों में, उपसर्ग से युक्त शब्दों में सदैव अव्ययीभाव समास होता है। तो तीसरी बात, अगर कोई भी उदाहरण है, अगर वह उपसर्ग से युक्त है, उपसर्ग लगा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग वह सदैव शब्द के पहले लगते हैं, सबसे पूर्व लगते हैं। अतः कोई भी उदाहरण कहीं भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, अगर
उपसर्ग से युक्त कोई भी शब्द है तो वहां सदैव अव्ययीभाव समास होगा। इसके बाद में 4 नंबर है इसकी विशेषता अव्ययीभाव समास की, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अब देखिए अव्ययीभाव समास है, इसको आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। इसकी 4 विशेषताएं आपके सामने, ये परिभाषा इस तरह आप देख सकते हैं। फर्स्ट बात है, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कोई भी शब्द है, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि समास है 2 शब्दों के योग से बना है समास। तो प्रथम पद और उत्तर पद, जो फर्स्ट पद होता है, जैसे कोई मान लो जैसे राजा का कुमार है, तो इसमें राजा प्रथम पद है, कुमार द्वितीय पद है। अतः इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। एक तो ये शर्त है अव्ययीभाव समास की। सेकंड है, इस समास में समस्त पद अव्यय से युक्त होता है। तीसरी बात है, उपसर्ग से युक्त शब्दों में सदैव अव्ययीभाव समास होता है। कोई भी उदाहरण है, अगर उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग से युक्त कोई शब्द है, तो वहां हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। 4 नंबर शर्त है, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति का मतलब है एक ही शब्द बार बार आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। तो प्रिय स्टूडेंट, आप आसान तरीके से अव्ययीभाव समास की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इन 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रथम प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय से युक्त होता है, उपसर्ग से युक्त शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है, और 4 नंबर है, शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास से होता है। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। आपके सामने उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया निडर। अब देखिए निडर शब्द है, इसमें अपन देख सकते हैं जो नी है, नी, ये नी उपसर्ग है निडर में, बिना डर के, समास विग्रह बिना डर के। सेकंड उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नालायक, लायक नहीं है जो। अतः आपको ये देखना है कि अगर कोई भी शब्द है, अगर उपसर्ग से युक्त है, तो वहाँ पर सदैव अव्ययीभाव समास से होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। निडर है, नालायक है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन, हर दिन या दिन दिन, प्रतिपल है, प्रतिक्षण है, तो प्रति उपसर्ग है। तो उपसर्ग से युक्त कोई भी उदाहरण हो, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। सेकंड उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथा अव्यय है, मैंने पहले ही बता दिया, अव्यय से युक्त शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है। प्रिय स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अव्यय क्या होता है।
अव्यय वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल क्रिया आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, सदैव एक ही रूप में रहते हैं, वो होते हैं अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द भी कहते हैं इन्हें। अव्यय मान लो या अविकारी शब्द मान लो, अव्यय या अविकारी शब्द। तो यथाशक्ति इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है। इसके बाद में जैसे यथा कर्म, कर्म के अनुसार, तो यथा तथा ऐसे मतलब अव्यय से युक्त शब्द होते हैं, वहाँ पर सदैव अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट बात है भैया कि इस पे देखिए 4 पे शब्दों की पुनरावृत्ति कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे मान लो उदाहरण लिख लेते हैं हम अपन, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, इसका समास विग्रह होगा दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। अतः जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ सदैव अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद में जैसे उदाहरण ले सकते हैं रातों रात, रात ही रात में, तो एक ही शब्द दोबारा आ रहा है, बार बार आ रहा है, अतः ऐसे शब्दों में सदैव अव्ययीभाव समास होता है। तो प्रिय स्टूडेंट, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अव्ययीभाव समास है उसको आसानी से हम समझ सकते हैं अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे मान लीजिए दिनों दिन, दिन के बाद दिन, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ऐसे जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, वहाँ पे सदैव अव्ययीभाव समास से होता है। तो आपका अव्ययीभाव समास है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम आसान तरीके से कहीं पर भी हल कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो। इन 4 बातों का इस समास में ध्यान रखना है। कभी भी आपका ये समास अव्ययीभाव समास से संबंधित क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं जाएगा। अब 2 नंबर पे चलते हैं, तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है सभी स्टूडेंट लिखते जाएं। तो इसकी फर्स्ट विशेषता लिखिए, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तथा ने, कर्ता ने, तथा संबोधन हे ओ अरे, इन विभक्तियों को छोड़ करके अन्य विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। दोबारा से देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा, इस समास में द्वितीय पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्ता ने तथा संबोधन हे ओ अरे, इन विभक्तियों को छोड़कर अन्य विभक्तियों का इसमें लोप होता है। अतः तत्पुरुष समास में हम जो कारक के 8 भेद होते हैं ना, उनको देखना है तो कर्ता ने और संबोधन इनको छोड़ करके अन्य विभक्ति का लोप होता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया राजकुमार,
अब देखिए तो समास है, इसका समास विग्रह क्या है? राजा का कुमार। ठीक है, तो राजा का कुमार। अब ये समास विग्रह राजा का कुमार और इसका समास होगा राजकुमार। तो का लोप हो गया और शब्द बन गया राजकुमार। इसी तरह राजमाता, राजा की माता, की का लोप हो गया और शब्द बन गया राजमाता। इसी तरह अन्य ले सकते हैं, जैसे वनवास, वन में वास, में आ गया, अधिकरण में, पर, ऊपर, यानी कारक प्रकरण याद होना चाहिए इसमें, तब हम तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान कर सकते हैं। समास विग्रह कीजिए, आप आसानी से इसका तरीका ढूंढ सकते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्तियां हैं उनका लोप होता है। अन्य उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया रसोई घर, तो इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, के लिए इसका लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा रसोई घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो ऐसे जो गौशाला, गायों के लिए शाला। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी शब्द है, अगर कारक जो विभक्तियां हैं, कर्ता ने और संबोधन, इनको छोड़ करके अन्य विभक्ति का लोप हो रहा है, तो वहाँ सदैव तत्पुरुष समास होता है। अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आता है, रेलगाड़ी, इसका समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसका समास होगा रेलगाड़ी और समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। अतः प्रिय स्टूडेंट, तत्पुरुष समास में अपन ये देखना है, जो कारक प्रकरण है इसमें कर्ता ने और संबोधन हे, ओ, अरे, इन विभक्तियों को छोड़ करके अन्य विभक्तियों का तत्पुरुष समास में लोप होता है। जैसे उदाहरण है दही बड़ा, इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। तो ऐसे जो उदाहरण हैं, इनमें सदैव तत्पुरुष समास से होता है। 3 नंबर पे चलते हैं, कर्मधारय समास। इसकी भी अपन परिभाषा लिख सकते हैं। कर्मधारय समास, इसकी सीधी सी परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध हो। विशेषण, विशेष्य तथा उपमान व उपमेय का संबंध हो, वहाँ पर सदैव कर्मधारय समास होता है। अब इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि अगर समास विग्रह करें जो सम्मान रूपी, ये 3 वाचक शब्द आ रहे हैं। जैसे समास विग्रह किया जा रहा है, जो आ रहा है, सम्मान आ रहा है, रूपी आ रहा है, तो वहाँ पर सदैव कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण है कर्मधारय समास का, कमल नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन, समान शब्द आ गया, कर्मधारय समास है। क्योंकि यहाँ पर उपमान उपमेय का बोध भी हो रहा है। आँखों को कमल के समान बताया जा रहा है। नयन, आँखें, किसके समान?
कमल के समान। अतः कर्मधारय समास है, क्योंकि इस समास में प्रथम पद विशेषण, द्वितीय विशेष्य तथा प्रथम उपमान उपमेय इनका बोध होता है, वहाँ पे सदैव कर्मधारय समास होता है। तो अगर समास विग्रह अपन कर रहे हैं जो सम्मान रूपी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर सदैव कर्मधारय समास होगा। जैसे भवसागर, भवसागर, इसका समास विग्रह होगा भवरूपी सागर, भवरूपी सागर। तो रूपी शब्द आ गया, अतः आसान तरीका है कर्मधारय समास है, क्योंकि अगर समास विग्रह करें रूपी शब्द आए तो वहाँ पे सदैव कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट बात है, जैसे आ गया महात्मा, महान है जो आत्मा। महात्मा का समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा, जो शब्द आ गया, अतः यहाँ पर कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। मिर्च की विशेषता कैसी? काली, तो काली है जो मिर्च। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ विशेषता प्रकट होती है, तुलना की जाती है, वहाँ पर सदैव कर्मधारय समास होता है। अब आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाता है, उसे द्विगु समास से कहते हैं। द्विगु समास में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट बात है कि अगर कोई भी शब्द संख्यावाची हो, प्रथम पद, द्वितीय पद यानी समस्त पद समूह का बोध करवाता है, वहाँ पर सदैव द्विगु समास होता है। ये इसकी आसान सी परिभाषा है। शर्त ये है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह ग्रुप का बोध कराता है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं अपन, चौराहा, चौराहा, इसमें इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह है। चौराहा चार राहों का समूह, यानी चार रास्ते मिल रहे हैं, संख्या चार का बोध हो रहा है। यानी अगर प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्या का बोध हो। प्रिय स्टूडेंट ध्यान रखें कि संख्या 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनमें सदैव द्विगु समास होता है। बाकी इनके अलावा जो संख्या है उसमें सदैव द्वंद्व समास होता है, जो आगे पढ़ेंगे। जैसे 21 है, 1 और 20, तो 21 में द्विगु समास नहीं होगा बल्कि द्वंद्व समास होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता है, वो ये देख लेते हैं कि संख्या का बोध हो रहा है और सर ने बता रखा है कि संख्या का बोध हो वहाँ पे सदैव द्विगु समास होता है। लेकिन इसको आपको देखना है कि द्विगु समास होता है
इसमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह से युक्त हो, वहाँ पर सदैव द्विगु समास से होता है। अतः संख्या 1 से लेकर 10 तक, साथ ही 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इन संख्याओं में सदैव द्विगु समास होता है। बल्कि अन्य संख्या जैसे 21 अभी मैंने बताया, तो 21, 1 और 20, तो इसमें द्विगु समास न होकर के द्वंद्व समास होगा। अतः चौराहा 4 राहों का समूह, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, जैसे खटखड़ मोड़ पे 4 रास्ते मिले हुए हैं, तो चौराहा, तिराहा, ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ समूह का बोध होता है, वहाँ पर सदैव द्विगु समास होता है। कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा, जैसे एक शब्द है दशानन, तो संख्या का बोध हो रहा है 10, लेकिन दशानन में द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है। 10 हैं जिसके आनंद विशेष अर्थ आ रहा है, रावण का बोध करा रहा है। एक है त्रिनेत्र, ये उदाहरण बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि दशानन और त्रिनेत्र ये दोनों शब्द हैं, इनमें द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि बहुब्रीहि समास होगा। अतः ध्यान रखें, सदैव प्रथम पद संख्यावाची हो, साथ ही समूह का बोध हो। ये 2 शर्त जहां पे हो, वहां पे सदैव द्विगु समास होता है। आसान तरीके से इस समास को हम पहचान कर सकते हैं। जैसे त्रिनेत्र है, 3 आंखों का समूह नहीं हो सकता, अतः त्रिनेत्र में द्विगु समास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 आंखों का समूह नहीं हो सकता। 10 हैं मुखों का समूह नहीं हो सकता। अतः अपन देख सकते हैं कि 2 बातों का ध्यान रखना है द्विगु समास में। प्रथम पद संख्यावाची हो, साथ ही द्वितीय पद है वह समूह या समाहार का बोध करवाए, वहां पर सदैव द्विगु समास से होता है। अब आगे बढ़ एक और उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह है। शतक 100 वस्तु का संग्रह या 100 रनों का संग्रह समूह है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, शतक लगाता है, तो एक एक करके 100 रन बनते हैं, तो 100 संख्या का समूह होता है, रनों का समूह होता है, इसलिए शतक। दशक 10 वर्षों का समूह है। तो ऐसे 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन संख्याओं में सदैव द्विगु समास होता है। अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास। इस समास को भी हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है द्वंद्व समास। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट बात है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम शर्त है द्वंद्व समास की कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सेकंड विशेषता है, इस समास में प्रायः विलोम शब्द से युक्त उदाहरणों में सदैव द्वंद्व समास होता है। अगर विलोम शब्द से युक्त कोई भी समास है तो वहाँ प्रायः द्वंद्व समास होता है। आसान तरीका है, जैसे मान लो माता पिता, तो माता का ऑपोजिट पिता। रात दिन, रात और दिन
समास विग्रह होगा रात दिन का, रात और दिन। और का लोप हो गया, समास हो गया रात दिन। माता पिता, माता और पिता, और का लोप हो गया और हट गया, शब्द बन गया माता पिता। तो माता पिता समास है, रात दिन समास है, विग्रह हो जाता है, इनको अलग अलग करते हैं वह विग्रह होता है। अतः विलोम शब्द से युक्त शब्दों में सदैव द्वंद्व समास होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, आसान तरीके से हम समास को पहचान कर सकते हैं द्वंद्व समास की। फर्स्ट परिभाषा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है पिता भी। दिन और रात दोनों प्रधान हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम आसान तरीके से द्वंद्व समास को मतलब पहचान सकते हैं। दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं, और नेक्स्ट बात है प्राय विलोम शब्द से युक्त कोई भी उदाहरण है उसमें सदैव द्वंद्व समास होता है। और तीसरी शर्त है कि संख्या यानी 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन संख्याओं को छोड़ करके अन्य संख्या अगर कहीं पर आ रही